गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शिक्षण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण सिद्धांत होता क्या है, पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि शिक्षण सिद्धांत क्या है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतर क्रिया होती है, शिक्षण के मध्य विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो क्या है, शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार है। तो प्रत्येक कला के कुछ सिद्धांत होते हैं। कैसे होते हैं कि अगर कोई उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो आपको सिद्धांत अपने बनाने पड़ेंगे, और सिद्धांत बनाने पड़ेंगे तो जब ही जाके तुम्हारी जो भी क्रिया है वो सफल होगी। जो तुम प्रक्रिया करना चाहते हो, जो सिखाना चाहते हो, तो बिना सिद्धांत के कोई चीज़ पूरी नहीं होती। क्योंकि कोई भी चीज़ है, किसी भी उसमें है, तो बनाते हैं कि हर उसके नियम और सिद्धांत बनाने पड़ते हैं। और चाहे प्रत्येक व्यक्ति कुछ कार्य भी करना चाहता है तो उसके भी कोई ना कोई नियम ये होते हैं। तो जैसे कि पिछले कोई महापुरुष वगैरह जो थे, सभी का कुछ ना कुछ अपने सिद्धांत थे। किसी ने अहिंसा का पालन किया था, किसी ने किसी सत्य में जयते शब्दों का प्रयोग किया, कोई सत्य के मार्ग चला, कोई किसमें, मतलब सभी ने अपने अपने सिद्धांत बनाए थे। इसलिए सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो शिक्षण व्यवहार सिद्धांत में ये बताया जाता है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण व्यवहार क्या है, शिक्षण में कौन कौन से चर परिकला कल्पनाएं होनी चाहिए, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज शिक्षण के सिद्धांत में आती है। और शिक्षण कार्य कराना है तो शिक्षण क्या है ये जानना पड़ेगा कि इसकी उपयोगिता क्या है, इससे क्या करना पड़ेगा, व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा। तो ये सारी चीज शिक्षण के सिद्धांतों में होती है। तो इसी प्रकार से बीओ जो स्मिथ थे, उन्होंने शिक्षण के सिद्धांत में चरों का स्पष्टीकरण, चरों के बीच संबंध और पारस्परिक संबंध क्या होते हैं, इनके लिए क्या परिकल्पना होती है, कि कौन कौन से चर होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। तो ये बीओ स्मिथ ने कहा था शिक्षण सिद्धांतों में। तो इसी प्रकार से अपन शिक्षण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत तीन प्रकार से होते हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। तो तीन प्रकार के सिद्धांत हो गए। तो सामान्य वो सिद्धांत होते हैं जिनको व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में सामान्य क्रियाओं में शामिल करता है, मतलब उसको के मतलब ये सामान्य होते हुए भी इसलिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो सामान्य वो है जो सब इसको यूज में लेते हैं, सारी चीजें शिक्षण कार्य ले सकते हैं, एक सामान्य व्यवहार में लेते हैं कि मतलब सामान्य उन चीजों से ही बच्चे में परिवर्तन आ जाए, व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, वो सीख जाए। तो एक सामान्य शिक्षण सिद्धांत में वो आते हैं। तो इसी प्रकार से पहला सिद्धांत है मतलब शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। अब एक चीज है कि शिक्षण में उद्देश्यों का निर्धारण क्यों किया जाता है, उद्देश्य निर्धारण क्यों करते हैं हम, कि शिक्षण कार्य में उद्देश्यों का निर्धारण, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हुए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। किससे, कि मतलब प्रक्रिया जो है उसके लिए दिशा निर्देश पता लग जाए कि हाँ कौन सा अपन को पढ़ाना है, शिक्षण कार्य कैसे कराना है, ये सारी चीज उद्देश्य से पता लग जाए कि अपन का उद्देश्य क्या है, शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य निर्धारण करने के बाद क्या लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं, तो पहले उद्देश्य जो अपन का है, लक्ष्य जो अपना है, उसका निर्धारण करना है। और उसके बाद ही, क्योंकि सामान्य सिद्धांत है तो पहले उद्देश्य निर्धारण, चाहे सामान्य सिद्धांत हो चाहे कोई सा भी सिद्धांत हो, और इंसान चाहे कुछ भी करना चाहे, चाहे स्तर में सूत्र में पढ़ने पड़ा था, तो पहले उद्देश्य निर्धारण बहुत जरूरी क्रिया है। तो उद्देश्य का जब तक निर्धारण नहीं होगा तो शिक्षक शिक्षण कार्य को सही तरीके से सफल नहीं बना पाएगा, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए उद्देश्यों का निर्धारण बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए पहले उद्देश्य निर्धारण करना है, उसके बाद ही कोई क्रिया करनी है। तो उद्देश्य निर्धारण करने के बाद ही आगे जो चीज है वो क्रिया जब होगी, जब उद्देश्य का निर्धारण हो जाएगा, अपन को मालूम होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार करना है, कौन से रास्ते पे हमको जाना है। तो इसलिए उद्देश्य का निर्धारण का सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले उद्देश्य का निर्धारण करना है। दूसरा है करके सीखने का सिद्धांत। अब करके सीखने का सिद्धांत क्या है, करके सीखना क्या होता है, पहले अपन उद्देश्य निर्धारण कर लिया, उद्देश्य निर्धारण करने के बाद स्टेप बाय स्टेप होते हैं करके सीखने का। तो करके सीखने का सिद्धांत, इसमें मैकडूगल ने कहा है कि प्रत्येक बालक में रचना की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति के अनुसार बालक हर समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। बालक जितनी अधिक क्रिया करेगा उतनी अधिक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होगी। मतलब मैकडूगल ने कहा है कि बालक में क्रिया करने की एक आदत होती है।
बच्चा कुछ ना कुछ जन्मजात आदत होती है कि बच्चा कुछ ना कुछ करता रहेगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे आंखें घुमाना सीखेगा, हाथ पैर चलाना सीखेगा, हाथ पैर हिलाएगा, अपने माता पिता की आवाज़ पहचानने लगता है, आवाज़ सुन के चौंक जाता है। तो सारी चीज़ की क्रिया है। और जैसे जैसे क्योंकि बच्चा जैसे कि समाज में, वातावरण में, परिवार संपर्क में आता है तो क्रियाएं करना सीख जाता है, चलना, उठना, बैठना, सामान को इधर से उधर पटकना, सारी चीज़ें, मतलब अपने खिलौनों से खेलना, तो ये सब क्रिया है। और लेकिन इसमें करके सीखने का सिद्धांत है, तो इसमें यह है कि जो प्रक्रिया है, जो मैक्सवेल ने कहा है कि जन्मजात प्रवृत्ति रहती है, वो बालक की हर समय कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करती है। मतलब बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जैसे करता था, सीखता जाता है, तो इसलिए करके सीखने का सिद्धांत मैक्सवेल ने इसकी ये परिभाषा दी है। और वैसे भी प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने भी करके सीखने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कैसे किया है, यानी फ्रोवेल ने दिया था करके सीखने का सिद्धांत, बालक में मतलब बहुत महत्व दिया कि करके सीखने का सिद्धांत बालक के जीवन में बहुत उपयोगी होता है, कि बालक इससे बहुत जल्दी सीखता है, तो इसलिए करके सीखने का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। और मैक्सवेल इसलिए कहते हैं कि जो किरण कारक पद्धति, जैसे कि विद्यालय परिषद, वाद विवाद प्रतियोगिता, विभिन्न सभाएं, आत्मविका, तो ये सारी चीज कहाँ आती है, करके सीखने में आती है। क्योंकि एक शिक्षक भी जब प्रशिक्षण देता है तो वो करके सीखने पे ज्यादा विश्वास करता है कि जिससे बालक क्रिया करेगा तो खुद सीखेगा। माइक्रो टीचिंग कराते हैं तो बालक इसलिए करवाते हैं कि बालक खुद कर रहा है, खुद अपनी योजना बना रहा है, प्रस्तुति कर रहा है, प्रस्तुतिकरण कर रहा है, टीचर द्वारा फीडबैक कर रहा है, तो बच्चा खुद कर रहा है, तो इसलिए उस पर अगर वो करेगा तो वो ज्यादा कुछ सीखेगा। अगर वो खुद ही क्रिया नहीं करेगा तो बालक अच्छे से नहीं सीख पाएगा, उसका ज्ञान अधूरी नहीं रह जाएगा और वो उस ज्ञान को बाहर नहीं निकाल पाएगा। इसलिए करके सीखने का सिद्धांत बहुत जरूरी है। और सिद्धांत इसलिए फ्रोवेल ने भी कहा और मैक्सवेल ने भी इसको बहुत जरूरी सिद्धांत बताया है। इसी प्रकार से हम पढ़ लेते हैं रुचि का सिद्धांत। तो रुचि का जो सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत क्या होता है, रुचि क्या होती है? रुचि का सिद्धांत, रुचि है यानी बच्चे में, बालक में शिक्षण के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करना, उसमें तत्परता उत्पन्न करना, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना, तो वो रुचि का सिद्धांत है। इसी प्रकार से जो एक अपन के विद्वान होते हैं जिन्हें बुक लिखी थी प्रिंसेट करके, उन्होंने अपनी पुस्तक में द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड में कहा है कि जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि जागृत नहीं होगी तब तक शिक्षक का कार्य सर्वोत्तम नहीं होगा। यानी प्रिंसेट ने अपनी बुक जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड का जो कहा है, उसमें कहा है कि जब तक बच्चा सक्रिय रूप से जागृत नहीं होगा, वो अपनी इच्छा को जागृत नहीं करेगा, जब तक वे कुछ नहीं सीखता। इसलिए बच्चे में रुचि जागृत करना जरूरी होता है कि अगर बच्चे को सीखना है तो उसमें रुचि जागृत करनी पड़ेगी और वो रुचि के माध्यम से ही सीख पाएगा। क्योंकि विषय के प्रति रुचि विकसित हो जाने पर ही छात्र स्वयं ज्ञान के अर्जन में व्यस्त रहता है और वह क्या करेगा, अपनी समस्याओं का, अगर उसमें रुचि जागृत होगी तो अपनी समस्याओं को विचार विमर्श कर सकेगा, दूसरे के सामने उसको प्रकट कर सकेगा। और अगर रुचि है तो किसी भी विषय को, जो विषय है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और मतलब जरूरी नहीं है, विषय में भी बच्चे की रुचि होती है, कई खेलों में होती है, कई प्रकार की उसमें क्रियाओं में होती है, तो बच्चे में रुचि का होना भी बहुत जरूरी होता है। जीवन से संबंध, अगला पॉइंट है जीवन से संबंध का सिद्धांत। अब जीवन से संबंध से सिद्धांत में क्या है, मतलब जो भी शिक्षण कार्य है, जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसका जीवन से संबंध होता है। क्योंकि जीवन से संबंध नहीं होगा जिस चीज का, जिस ज्ञान का, जिस शिक्षण का, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि जो भी ज्ञान है, जो भी अपन सीखा हुआ ज्ञान है, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज अपने जीवन से संबंधित होती है। इसलिए जीवन से संबंध जरूरी है, सामान्य सिद्धांत है, लेकिन इसमें जीवन से संबंध होना बहुत जरूरी है। जो भी क्रिया है उसमें जीवन से संबंधित ही क्रियाएं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जीवन में नहीं है तो प्रत्येक विषय का जीवन से वास्तविक संबंध स्थापित करके अध्ययन करके अधिगम के स्थानांतरण में सुविधा होती है, अगर जीवन से संबंध है तो। इसी प्रकार से रायबर्ट ने कहा है जीवन एक निरंतर अनुभव है, जो भी हम करते हैं उसका अतीत और भविष्य से संबंध होता है। रायबर्ट ने क्या कहा है कि जीवन एक निरंतर अनुभव है, जो भी हम अनुभव में केवल वही अनुभव स्थायी रह जाते हैं जो अनुभव हमारे लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से जो यूवी हमने भी इसको बहुत मोस्ट पॉइंट बताया है कि बच्चा जो भी क्रिया जो भी सीख रहा है वो सारी चीज जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अगर जीवन से अपन, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, अब अगर हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, अपन ये टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन को आगे मालूम है कि ये चीज हमारे जीवन में आगे काम आएगी, इस वजह से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं
उद्देश्य अपने जो था ना अपन का, अपने निर्धारित कर लिया था। और उद्देश्य निर्धारित किया था क्यों, इसलिए किया था कि हमारे जीवन में काम आएगा, इसलिए इस ज्ञान को हमें लेना है, ये डिग्री हमें लेनी है, डिप्लोमा हमें लेना है। सारी चीज़ इसलिए ही है क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित है। कि अपन सोचते हैं कि नहीं हमें टीचर बनना है क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि जिससे शिक्षण कार्य आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बच्चों को शिक्षा भी दे सकते हैं। ये अपनी रुचि होती है कि अपन इस लाइन में क्यों आए, हम सब इस लाइन में क्यों आए, क्योंकि हमारी ये रुचि थी। और क्यों थी, पहले अपन उद्देश्य निर्धारण कर चुके थे कि हमको ये बनना था। और फिर अपन ने क्रिया की, सीखने की कोशिश की, सारी चीज़ पढ़ी, फिर पढ़ के आए अपन आगे रुचि जाकर के फिर उसको जीवन से संबंधित जोड़कर अपन कुछ भी करना चाहते हैं। कई डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई, वो सब क्या है, वो उनकी खुद की रुचि है। और रुचि को किससे जोड़ा, जीवन से। ठीक है, हाँ हमारी ये चीज़ कार्य में हम सफल हो सकते हैं, ये कार्य हम कर सकते हैं, इसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जीवन से संबंध होना भी जरूरी है। अब है सहसंबंध का सिद्धांत। अब सहसंबंध का सिद्धांत क्या कहता है, सहसंबंध क्या है कि सभी को अपनी रुचि, उद्देश्य, जीवन से संबंध, तो इन सब चीज को जोड़ के सहसंबंध के सिद्धांत में लाया गया है। कि सहसंबंध का अर्थ वो है कि किसी भी विषय को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध विभिन्न विषयों के साथ ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने कई सब्जेक्ट पढ़े, अपन जैसे कि अपन स्टार्टिंग में 10th क्लास में अपन पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में एसेस पढ़ते हैं। अब एसेस में सारे सब्जेक्ट कितने होते हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, है ना, और बल्कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं, जानते हैं ना। मतलब उसी में अपन की वो कॉमर्स वगैरह सब सारे सब्जेक्ट का एक ही में एसेस में हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो सारी चीज़ का संबंध बताया जाता है कि सारे संबंध एक साथ। और जब अपन जैसे 11th क्लास में आते हैं, आर्ट्स में अपन के सब्जेक्ट के टुकड़े हो जाते हैं, तो सारे सब्जेक्ट अलग ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, और लेकिन ये चीज़ है कि उन सारे सब्जेक्ट का, सब विषय का एक दूसरे से संबंध जरूर होता है। तो सहसंबंध का सिद्धांत ये है कि बच्चों को जो विषय पढ़ाए जाते हैं, उनमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो सभी सब्जेक्ट और विषयों को ये बताया जाए कि सारे विषयों का अपने हर विषय से उनका कोई ना कोई संबंध है। तो ये सहसंबंध का सिद्धांत है। अब अगला पॉइंट है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। अब बाल केंद्रिता का सिद्धांत क्या है, मतलब जो शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, हम करा रहे हैं, तो वो सारा बालकों के केंद्र पे होता है। बालक को केंद्र, विद्यार्थी को केंद्रित करके ही कोई सिद्धांत बनाया जाता है। शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो उसको मेन जो बिंदु होगा वो बालक होगा, क्योंकि एक शिक्षक शिक्षा देगा किसको, बालक को, सिखाएगा किसको, बालक को। क्योंकि बालक में सीखने की जिज्ञासा होती है और बालक को, वो छोटे होते हैं, वो इतना नहीं जानते, तो उनको जब शिक्षक सिखाता है तभी वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित किया गया है, क्योंकि उसकी क्षमता, रुचि, आवश्यकता, आयु, मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर आदि के अनुसार व्यवस्थित करता है और वह शिक्षण बाल केंद्रित बन जाता है। क्योंकि सारी चीज का आयु, योग्यता, सारी चीज बच्चों को शिक्षण कार्य करा रहे हैं, तो उनमें पूरी चीज शिक्षण में ये चीज देखनी पड़ेगी। आयु क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसका शारीरिक स्तर क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, ये सारी चीज बाल केंद्रिता में आती है। मतलब बालक को केंद्र में रखकर और बालक की सारी चीजों को शिक्षण में समझने से कि बालक क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसका स्तर क्या है, कितना सीख सकता है, कितना नहीं सीख सकता, ये सारी चीज बाल केंद्रिता है, बालक को केंद्र रख के की जाती है। अब है चयन का सिद्धांत। अब चयन का सिद्धांत, क्या चीज चयन करनी है, जैसे कि शिक्षक को क्या चयन करता है कि मुझे योजना बनानी है, योजना क्यों बनाएगा, बालक को केंद्र में रख के बनाएगा। और चयन करेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें उद्देश्य निश्चित करना। और कैसे करेंगे कि पाठ्य वस्तु में कितने पाठ हैं, कितने नहीं है। अपन ने बताया ना योजना कि अपन को इतना सिलेबस इतने टाइम में पूरा करना है, इतना सिलेबस में पूरा करेंगे, इतने टॉपिक इस दिन पूरा करना है, तो पूरी योजना तैयार करते हैं। क्यों करते हैं, बालक को केंद्र में रखते हैं, बालक कितनी कैपेसिटी है, कितना सीख सकता है। तो ये सारी चीज बालक केंद्र रख के चयन करते हैं कि कितना क्या करना है, कौन से उद्देश्य निर्धारित करने हैं, कैसे क्रिया करवानी है, कैसे रुचि जागृत करनी है, जीवन से संबंध कैसे करना है, तो सारे काम एक से जुड़े हुए हैं। तो चयन तभी होगा जब बालक को अपन ध्यान में रखेंगे और वो क्या कराना है, पाठ्य वस्तु में क्या सिखाना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज चयन के सिद्धांत में आती है। इसी प्रकार से है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता जानते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कैसे, एक कक्षा में अगर बालक बैठे हुए तो जरूरी नहीं है वो बालक सभी समान होंगे, नहीं होते, क्योंकि अपन की पांचों उंगली कभी समान नहीं होती।
पांचों उंगली अगर समान नहीं होती, कहावत तो यही है, अगर लेकिन समान नहीं हुई, वैसे होती नहीं है, सभी को कन्फर्म है कि पांचों उंगली समान नहीं होती है, लेकिन अगर होती भी है तो लेकिन कक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं वो कभी समान नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी आयु में भी चेंज होता है, उनका जो मानसिक स्तर है उसका लेवल भी अलग होता है। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है तो कोई बच्चा बहुत ज्यादा ही कमजोर बालक होता है। तो अपन जड़ बुद्धि मूर्ख बुद्धि को पता है, जड़ मूर्ख तीव्र बुद्धि सामान्य बुद्धि साहित्य में पढ़ते हैं, साहित्य में। लेकिन बच्चे का कोई है कि व्यक्तिगत जब भी शिक्षक शिक्षण कार्य कराता है तो कक्षा में ये ध्यान रखे कि इन बच्चों में वो जो भी बैठे विद्यार्थी हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता कैसी है, वो कितना सीख सकते हैं कितना नहीं सीख सकते, कोई बालक जल्दी कोई वैसे। तो एक शिक्षक को यही चाहिए कि वो व्यक्ति मतलब विद्यार्थियों की भिन्नता को देखते हुए, उन सारे बच्चों को देखते हुए उसी अनुसार पढ़ा अध्ययन कार्य कराना चाहिए। तो अपन के ये सारे हो गए सामान्य सिद्धांत। तो अपन ये सामान्य सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उद्देश्य का, करके सीखने का, रुचि का, जीवन से सहसंबंध का, बालवेग चयन का, व्यक्तिगत। तो ये शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। तो अपन ये सारे सिद्धांत क्लियर हो चुके हैं और अब आगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मनोवैज्ञानिक को जानते ही हो कि मनोवैज्ञानिक क्या है, कि बच्चे का शिक्षण कार्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा ही कराना चाहिए। और ये सारे सिद्धांत क्या कहते हैं, तो अभिप्रेरणा रुचि का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत तो आपको मालूम ही है कि अभिप्रेरणा रुचि क्या होती है। अभी के नीचे सिद्धांत लिखे हुए हैं, तो अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि दोनों शब्द एक से लगते हैं और दोनों शब्द एक से लिए, तो अभिप्रेरणा अभिप्रेरित, बालक को एक शिक्षक अभिप्रेरित करे, भरी रुचि उसके अंदर जागृत करे, इसलिए दोनों एक साथ लिखे हुए कि दोनों चीज सेम होती है, दोनों का संबंध होता है कि बालक अभिप्रेरित जब ही होगा जब उसके अंदर रुचि होगी, और रुचि नहीं होगी तो अभिप्रेरित नहीं होगा। और दोनों का संबंध इसलिए ये क्योंकि दोनों चीज बालक में होना जरूरी है। मतलब एक शिक्षक को चाहिए कि बालक को वो अभिप्रेरित करे इस कार्य के लिए। जैसे बच्चों को लक्ष्य बता दिया कि तुम्हें शिक्षक बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें क्या बनना है, तो उसके लिए एक शिक्षक अभिप्रेरित करेगा और उसके अंदर उसमें रुचि जागृत करेगा। तो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है इसमें मनोवैज्ञानिक यही है कि बच्चों की पहले मानसिक जो उसकी बौद्धिक स्तर है उसको समझना, बालक को समझना। तो अपन शिक्षण कार्य का ना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समझिए, कौन सी क्यों से बच्चा सीखेगा, कौन सी विधि प्रविधि होगी, तो ये सारी चीज मनोवैज्ञानिक बात है। तो इसलिए मेरे बच्चे में देखना अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत ये इसलिए है कि बच्चे में अभिप्रेरित करके उसकी रुचि जागृत करना, पढ़ाई के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति उसमें रुचि जागृत करना। लेकिन अपन के शिक्षण कार्य तो एक शिक्षक शिक्षण कार्य में बच्चे में अभिप्रेरित करके उसमें दोनों ही अभिप्रेरित होंगे तो रुचि का कार्य होगा, तो अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होगी। अगर दोनों इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही प्रेरित होना पड़ता है, दोनों को रुचि जागृत करती है, तो शिक्षण कार्य सफल और प्रभावशाली बनाने के लिए। इसी प्रकार से मनोरंजन का सिद्धांत। अब मनोरंजन का सिद्धांत क्यों है कि क्लास में ज्यादा रात शिक्षक डायरेक्ट जाए और पहले चलो पढ़ाई करो, एकदम में चैप्टर खुल के पढ़ाने लग जाए, तो वो क्या होगा, बच्चे बोल पता नहीं पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया, क्या वो सब्जेक्ट कैसा रहा कैसे नहीं रहा। लेकिन हमेशा आप शिक्षक क्लास में जाने से पहले शिक्षक पहले थोड़ी बहुत बच्चों से बातचीत करते हैं कि तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसा लगा, सारी चीज़ों को अपना कर लेते हैं जिससे बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाए। तो इसलिए मनोरंजन का सिद्धांत है कि बच्चा अगर बोर हो रहा है तो बच्चों को अलग क्रिया से अलग तरीके से समझाया जाए जिससे बालक शिक्षण कार्य में रुचि जागृत कर ले, क्योंकि रुचि जरूरी है। इसके लिए शिक्षण विधि जैसे मनोरंजन करते हैं ना, शिक्षण विधि अलग अलग तरह के प्रयोग में ले लेते हैं। शिक्षण विधि अपन जैसे खेल विधि है, विचार विमर्श विधि है, भ्रमण विधि है, परियोजना विधि है, सभी को कर दे तो इससे क्या होगा, शिक्षण कार्य अच्छे से हो। तो इसलिए मनोरंजन का सिद्धांत कार्य करता है। इसी प्रकार से उनका अगला टॉपिक है मनोरंजन हो गया उनका तत्परता का सिद्धांत। अब तत्परता तो पॉइंट हम पढ़ चुके हैं सूत्र में, इनमें काफी लोग शिक्षण पढ़े रहे हैं, अपन अधिगम पढ़ लिया हमने पहले, तो सब में तत्परता चल ही रहा है। तत्परता क्या है, बच्चे को इतनी रुचि उसके अंदर भरना जिससे वो तत्पर होकर उस चीज जो कार्य करना चाहता है उसको और शीघ्रता से करे और जल्दी करने की कोशिश करे और अपने अंदर तत्परता करे, सीखने के लिए अपनी रुचि बढ़ाए। तो तत्पर
का सिद्धांत। अब पुनर्वलन क्या है? पुनर्वलन को बता दिया कि पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, साथ वो नकारात्मक सकारात्मक। तो पुनर्वलन का बालक के शिक्षण कार्य में बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, क्योंकि पुनर्वलन ऐसी चीज है जिससे बच्चा बहुत जल्दी अभिप्रेरित होता है और जल्दी सीखता है। पुनर्वलन का मतलब यह है कि सकारात्मक है, बच्चा अच्छा कार्य करता है तो पुरस्कार दो, उसकी प्रशंसा करो, उसको बहुत अच्छा कहो, ठीक है, अच्छे से बताओ उसको, मतलब तुम बहुत अच्छे पढ़ते हो, वो सारी चीज मतलब उसकी अच्छे से उसकी बड़ाई करो कि बच्चा अच्छे से और सीखने लग जाए और अपने को समझ आए कि नहीं मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और नकारात्मक पुनर्वलन बच्चे को अगर गलत काम करता है, अगर नहीं पढ़ता है तो उसको डांटना, उसको दंड ऐसा देना कि जिससे उसको परेशानी ना हो और वो उस दंड को समझ जाए, बच्चे को समझ में आए कि हाँ मुझे दंड दिया गया ये हुआ, तो वो नकारात्मक सकारात्मक पुनर्वलन अपन पढ़ते हैं। इससे बच्चा और सीधे सीखता है और शिक्षण कार्य में अच्छे से अपना प्रभाव रखता है और वो सीखने की कोशिश ज़्यादा करता है। अगर पुनर्वलन नहीं होगा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा क्योंकि जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगला है सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता क्या होता है? बच्चे में क्रिएटिविटी उत्पन्न करना, किसी भी चीज के प्रति उसकी क्रिया को और बढ़ाना, यानी कोई भी कार्य को वो करे, यानी सृजनात्मक छात्रों में मतलब क्षमता का विकास करो जिससे नए नए विचार, नई नई खोजें, मौलिकता, आविष्कार, अनुसंधान के कार्य, ये सारी चीज क्या है? सृजनात्मकता। मतलब उसमें ऐसी चीजों का सृजन करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चा जो भी कार्य कर रहा है उसको बहुत अच्छे से सीखे और अच्छे से सीखने की कोशिश करे। तो ये हो गया सृजनात्मकता सिद्धांत। अब स्व अधिगम, यानी स्व अधिगम यानी सीखना, स्व अधिगम मतलब यह है कि बच्चे को इतना सिखा दिया जाए, इस प्रकार से पढ़ा दिया जाए कि वो खुद अब उसकी रुचि खुद की जागृत हो जाए, स्वयं सीखने की कोशिश करे, यानी खुद पढ़ने की कोशिश करे, तो वो होता है स्व अधिगम। यानी क्योंकि बच्चे के जो छात्र स्वयं करके सीखते हैं उनका सीखना इतनी प्रभावशाली होता है कि उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वअधिगम में एक ना बच्चे को मतलब इस तरह से सिखाया जाए कि उसमें आत्मनिर्भरता आ जाए, खुद करने लग जाए, आत्मनिर्भर हो जाए कि मतलब किसी पे डिपेंड ना रहे, वो खुद कर ले, तो वो होता है स्वअधिगम, यानी खुद ही सीखने की कोशिश करे बच्चा और खुद करके सीखे। तो इससे क्या बच्चा का हो जाएगा, तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, है ना, और वो और अच्छे से सीखने की कोशिश करेगा, उसमें खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं कर सकता। तो इसे स्वअधिगम भी जरूरी है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट मायने रखते हैं। अगला पॉइंट है समूहगत्यात्मकता का सिद्धांत। अब समूहगत्यात्मकता क्या है? मतलब बालक को एक समूह में बिठाकर एक साथ सिखाना। क्यों बालक को अपन पढ़ाते हैं तो एक क्लास में बैठते हैं, तो जो समूहगत्यात्मकता होती है बच्चों को मतलब अपन समूह में छोड़ दे, छोटे छोटे टुकड़े समूह बना दो कि आपको ये टॉपिक क्लियर करना है, तो सारे बच्चे उसमें अपना अपना ज्ञान लगाएंगे, अपने अपने तरीके लगाएंगे, तो वो और अच्छा शिक्षण कार्य होगा। तो इसलिए समूहगत्यात्मकता का इसमें यही है कि कई टोली शिक्षण कराते हैं, कई प्रतियोगिता में कराते हैं, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े टोली बांट देते हैं, दल शिक्षण वगैरह पढ़े होंगे सारी चीज, तो वही समूह में जो शिक्षण होता है तो बच्चा उसमें बहुत अच्छे से सीखता है। अगला है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत, बालक में वो सारी चीजें डालना जिससे वो मित्रता करना सीख जाए, एक दूसरे को सहयोग करना सीख जाए, एक दूसरे की सहायता करना सीख जाए, क्योंकि सहयोग से ही बच्चे अच्छे से सीखते हैं। एक साथ कहते हैं ना, एक साथ खेलने से बच्चों में मित्रता बढ़ती है, उनका व्यवहार अच्छा जाए, उनका व्यवहार का पता लग जाता है, तो इसलिए सहयोग का सिद्धांत। तो अपन ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होगा प्रेरणा, मनोरंजन, तत्परता, पुनर्वलन, सृजनात्मकता, स्वअधिगम, समूहगत्यात्मकता और सहयोग। अपन ये मनोवैज्ञानिक पूरे पॉइंट हो गए। अब अपन आगे है विशेष सिद्धांत। तो विशेष सिद्धांत है आत्मीयता। आत्मीयता क्या होती है? इसको पॉइंट को अपन समझते हैं। आत्मीयता होती है कि बच्चे में विशेष सिद्धांत में उसकी आत्मीयता, उसके अंदर के भावों को बाहर निकालना। अब अंदर के भाव बाहर कैसे आएंगे, कैसे आ सकते हैं? एक शिक्षक जो होता है, जो अपन का शिक्षण कार्य औपचारिक, अपन जो विद्यालय पढ़ रहे हैं कौन सा औपचारिक शिक्षण है, तो आत्मीयता का भाव कैसा है? एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य ऐसी भावना आना जो आत्मा से अपने आप को बच्चा मतलब शिक्षक विद्यार्थी को समझ लग गया, विद्यार्थी शिक्षक को। तो ये सिद्धांत में यही है कि बच्चा अगर अब बच्चा और शिक्षक दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को समझने लग जाएंगे, तो उनमें सारी चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी और वो एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखेंगे, और मतलब बच्चे को अगर कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी करना होगा तो वो खुल के पूछ सकता है, उसमें डर नहीं रहेगा। और शिक्षक भी बच्चे से कह सकता है कि तुम नहीं करते हो, तो इसलिए आत्मीयता का भाव भी होना जरूरी होता है। अब स्वाभाविक क्या होता है कि मतलब स्वभाव कैसा है, कैसे
ये सारी चीज एक बच्चे और उनके दोनों के व्यवहार पर है कि शिक्षक और छात्र दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसे है। तो सारे सिद्धांत उसी पर डिपेंड है कि दोनों साथों जो अंतर क्रिया का हमने पढ़ा था उसमें छात्र और शिक्षक का जो संबंध था कैसा था कैसा नहीं था, वो सारी चीज इनमें आती है। अब स्वाभाविक सिद्धांत मतलब शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए और शिक्षार्थी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो उनको कौन सी चीज ऐसी है कि जिससे बच्चा सीख सकता है, कौन सी विधि ऐसी से सीख सकता है, तो ये सारी चीजों का पता लगाना। अगला पॉइंट है बनता अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं, अंतःक्रिया का सिद्धांत पूरा सिद्धांत हमने क्लियर किया था पिछले उसमें। तो जो पहले स्तर पढ़े थे उसमें अंतःक्रिया विश्लेषण का भी था। तो अंतःक्रिया कैसे, शाब्दिक है, शाब्दिक मैंने पढ़ी दोनों क्रिया है, दोनों क्रिया कैसे होती है, छात्र और शिक्षक में कैसी होती है, छात्र शिक्षक शुरू करता है, छात्र सुनता है, फिर शिक्षक अंतःक्रिया होगी तो छात्र अंतःक्रिया होगी, प्रारंभ शिक्षक को ही करना होता है और फिर छात्र इसमें फिर मूल्यांकन वगैरह करते हैं, छात्र ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तो वो अंतःक्रिया है। मतलब छात्र और शिक्षक के मध्य संबंध कैसा है, कितना सीखता है, कैसे प्रारंभ होता है, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, छात्र उनमें रुचि लेते हैं नहीं लेते, सारी चीजें अंतःक्रिया के मध्य आती है। अगला पॉइंट है अपना उत्प्रेरणा का सिद्धांत। उत्प्रेरणा ये है कि बच्चे में कैसे उसको उत्प्रेरित किया जाए, शिक्षण कार्य के प्रति कैसे लगाया जाए, उसमें कौन सी भावनाएं डाली जाए जिससे शिक्षण कार्य अच्छे कर सके और वो अच्छे से सीख सके। तो उत्प्रेरणा का सिद्धांत यही कहता है कि बच्चे को पहले शिक्षक इतना उत्प्रेरित कर दे जिससे बच्चा सीखने के लिए तत्पर हो जाए और इतनी तत्परता आ जाए उसमें कि वो बिना कहे वो शिक्षण कार्य करने लग जाए। उसके अंदर भावनाओं का निर्माण करना किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी उसके प्रति, जैसे कि हम कहते हैं ना उत्प्रेरित, जैसे पहलवान वगैरह होते हैं, कहीं कुश्ती वगैरह दंगल वगैरह देखे होंगे होती है, तो उसमें क्या होता है, तो अगल बगल जितनी पब्लिक खड़ी होती है, जितने लोग खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दो लड़ने वाले होते हैं तो उनको क्या करते हैं, नाम से कहते हैं, उनके नारे लगाते हैं और चिल्लाते हैं, करते हैं कि हम कैसे भी करके करते हैं। तो क्या होता है, वो उत्प्रेरित करना होता है, ये उत्प्रेरणा जागृत करना होता है। जैसे बच्चे की जैसे प्रशंसा और ये कर दिया, अपन ने पुनर्वलन दे दिया, उनको बहुत पुरस्कार दे दिया, कह दिया शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छा करते हो, तो वो सब क्या उत्प्रेरित करना है। हर उसमें उत्प्रेरित मतलब उत्प्रेरणा का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उनकी पढ़ाई करना, अच्छा करना, जैसे कहते हैं ना गेम्स भी हो रहे हैं तो कोई कैसे कैसे करके बोलते हैं, तो वो सारी चीजें उन पर प्रभाव डालती है, उसको और प्रेरित होते हैं, और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है विश्लेषण एवं संश्लेषण का सिद्धांत। अब विश्लेषण और संश्लेषण क्या है, किसी की विशेषता बनाना, उनके टुकड़े करना, उनको अच्छे से समझाना, किसी चीज से जोड़ना, उदाहरण के माध्यम से, नियम के माध्यम से, तो ये विश्लेषण और संश्लेषण है। किसी भी चीज को शिक्षण कार्य में समझा रहे हैं तो उनकी विशेषता बताना, उनको कई प्रयोगों के माध्यम से समझाना, ये सारी चीज किस बात की, विश्लेषण और संश्लेषण में। मतलब उस ज्ञान को तुम किस किस से जोड़ सकते हो, किससे बढ़ा सकते हो, विषय वस्तु को कैसे पढ़ा सकते हो, कैसे समझा सकते हो, उनको कैसे, मतलब एक चीज हमारे कर सकते हैं विश्लेषण संश्लेषण, लंबी चौड़ी बात, जैसे कोई भी टॉपिक है उसको बड़ा चढ़ा के बताना, जैसे कि अपन को युद्ध के बारे में बताना है तो उनको बताना कि हमने युद्ध किया तो फिर ऐसा हुआ, तो उसको अपन पढ़ाते हैं। जैसे कि अपन पहले पढ़ाते थे, लक्ष्मीबाई का चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 5th या 6th में है, खूब लड़ी मर्दानी, वो अपने आप ही जोश आता था, तो उसको टीचर और ज्यादा फैला फैला के बताता है, बच्चा और इंटरेस्ट ले और बहुत ध्यान से पढ़े। तो ये सारी चीज विश्लेषण संश्लेषण में आती है। अगर तुम साइंस के उसमें भी लेना चाहते हो तो उसमें भी यही है कि विशेषताएं, सारी चीज, कोई भी टॉपिक छोटा छोटा लेता है तो उसके पहले उसको ऐसे जोड़ना जिससे बच्चे में रुचि जागृत हो जाए, तो वो होता है विश्लेषण एवं संश्लेषण का सिद्धांत। अब अपन ने क्या क्या चीजों का अध्ययन कर लिया है। अभी देखो शिक्षण के सिद्धांत में हमने कौन कौन से सिद्धांत पढ़ लिए, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और विशिष्ट सिद्धांत। तो अपन इतने सारे सिद्धांत, तीन सिद्धांतों के तीनों प्रकार से अपन इनमें समझ चुके हैं। हर पॉइंट को मैंने अच्छे से समझ लिया है कि कौन सा सिद्धांत क्या कहता है क्या नहीं कहता है, ये सारी चीजें अपन समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार से सामान्य सिद्धांत जो होते हैं वो सामान्य नहीं होते, जैसे कि उद्देश्य, बालक, मतलब एक सामान्य प्रक्रिया से स्टार्ट करते हैं अपन इसको, इस वजह से कि मतलब स्टार्टिंग अगर सिद्धांत बनाने हैं तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सूत्र बनाने हैं, तब कुछ भी करना है तो एक सामान्य चीज से लेके चलते हैं। मतलब कहते हैं पूर्व ज्ञान से, जब हम पढ़ते हैं कि पूर्व ज्ञान से समझाया जाए, पूर्व ज्ञान से जोड़ के आगे नवीन ज्ञान ले जाया जाए, ये सारी चीजें अपन पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से सिद्धांत बनाएंगे कि एक सामान्य सिद्धांत जिससे नॉर्मली इंसान सामान्य प्रक्रिया के द्वारा बच्चे को समझा सके, शिक्षण कार्य करा सके। फिर ये अगर सामान्य प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर वो अपने आप ही धीरे धीरे बच्चे को समझ के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से शिक्षण कार्य से मनोवैज्ञानिक समझ को बच्चे समझ जाए, अच्छे समझ जाए। लेकिन पहले तो बच्चे आते हैं
वो सामान्य जीवन, सामान्य अपना परिवेश, सामान्य वातावरण, सामाजिक समाज से साथ आते हैं। फिर उनको इन सब चीजों से जोड़ने के लिए अब उनको आगे के सिद्धांत बनते हैं। तो ये हो गए मनोवैज्ञानिक, वैसे से विशिष्ट सिद्धांत के तीनों प्रकार है, शिक्षण, सामान्य, मनोवैज्ञानिक, विशिष्ट। और अगर आप चाहो तो उनको शिक्षण के सिद्धांत करके इनमें से आपको जो अच्छे पॉइंट ऐसे लगते हैं तो उनमें से आप सिद्धांत बना सकते हो। और अगर तीन तरीके से डायग्राम बना के करते हो तो ये बहुत अच्छा है। तो समझ में आ रहा है कि समझ आए कि सामान्य, मनोवैज्ञानिक, विशिष्ट तीन सिद्धांत तीन प्रकार के हो गए। तो इसी प्रकार से पहला आपका उद्देश्य निर्धारण, करके सीखना, यानी उद्देश्य निर्धारित करेंगे क्या करना है, यानी अपने बच्चे को करके सीखना है, प्रक्रिया की मतलब बच्चे के स्वयं के द्वारा कार्य करके उसको सिखाना, बच्चे का अंदर रुचि जागृत करना। क्योंकि शिक्षण कार्य के सारे जो सिद्धांत है बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत के माध्यम से अगर शिक्षक एक शिक्षण योजना बनाता है, शिक्षण कार्य कराता है, तो ये सारी चीज सिद्धांत के अनुसार चलेगा तो शिक्षक को भी परेशानी नहीं होगी, ना ही विद्यार्थी को, और जो उसका शिक्षण कार्य है उसको बहुत अच्छे से सफल कर सकता है। तो शिक्षण तो सीखना, सिखाना, पढ़ाना है ये, तो इसमें और अच्छी चीजें, अच्छी विधियां, प्रविधि अपन प्रयोग में लेंगे तो जितना होगा उतना अच्छे से बालक सीख पाएगा। इसलिए सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण में। और क्योंकि शिक्षण में अधिगम जुड़े हुए हैं, मालूम पड़ेगा टॉपिक बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो शिक्षण और अधिगम है। तो इस बच्चे को कैसे सिखाया जाए, कैसे नहीं सिखाया जाए, तो सारे सिद्धांत बनाना शिक्षक का कार्य होता है। तो शिक्षक एक शिक्षण कार्य जो कराएगा तो उसमें सामान्य, मनोवैज्ञानिक, विशिष्ट सिद्धांत को लेके करेगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि विशिष्ट सिद्धांत में आत्मीयता, स्वाभाविक अंतर्क्रिया, उत्प्रेरणा, विश्लेषण, संश्लेषण सारे टॉपिक नॉर्मल है कि एक बच्चा में सारी चीजें शिक्षक को ढूंढनी पड़ती है। विशिष्ट है कि बच्चे के अंदर से बच्चे को समझना, बच्चे की सोच को समझना, उसके व्यवहार को समझना शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनमें गहराई से जाके शिक्षक जब जाके ही इन चीजों को समझ सकता है। क्योंकि जो शिक्षण कार्य है वो एक छात्र और शिक्षक के मध्य की क्रिया है। अब ये क्रिया कैसे होती है, सफल कैसे होगी, और एक शिक्षक अपने कार्य को सफल कैसे बनाएगा, शिक्षण कार्य को कैसे कराएगा, तो सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अपन शिक्षण के सिद्धांत हो चुके हैं। अपन शिक्षण के सारे टॉपिकों को ज्यादा अपन क्लियर कर चुके हैं। एक बार समझ लेते हैं शिक्षण में अपन क्या क्या पढ़ा था। शिक्षण पढ़ लिया, अर्थ परिभाषाएं पढ़ ली, सूत्र पढ़ लिए, प्रकृति पढ़ ली, विशेषताएं पढ़ ली, और शिक्षण के सिद्धांत, विस्तार। तो बस शिक्षण के अधिकतर टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप उसको क्लियरली कमेंट्स में डाल सकते हो, और कोई चीज समझ में ना आए तो भी आप बता सकते हो। और आज हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। तीनों प्रकार के सिद्धांत हो चुके हैं और इसको अपन यहीं पर लास्ट करते हैं। ठीक है।